हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज सीए वरुण अवस्थी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बैंकिंग टॉक्स बाय सीए वरुण अवस्थी। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें कभी रिलेशनशिप मैनेजर्स और क्रेडिट मैनेजर्स के लिए स्पेशली एक हम सीरीज बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे ही। बेसिकली जब एक रिलेशनशिप मैनेजर और क्रेडिट मैनेजर ज्वाइन करता है या जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की उतनी डिटेल में जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज बनाई। तो उसमें मैंने स्टार्ट किया था कि हम बैंक के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें क्रेडिट अप्रेजल में हमें कौन कौन सी जो है बातों का ध्यान रखना चाहिए। और फिर हम क्रेडिट अप्रूवल मेमो पे आ गए थे, जो कि एक क्रेडिट अप्रेजल का कोर होता है, राइट। और उस क्रेडिट अप्रूवल मेमो में हमने ये देखा कि कौन कौन से जो है पार्ट्स होते हैं, राइट। और उन पार्ट्स में हमें क्या क्या कैप्चर करना होता है। कहने को तो ये क्रेडिट अप्रूवल मेमो बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन क्रेडिट अप्रूवल मेमो बनाते टाइम पे हम बहुत सारी जो है जो हम पैरामीटर्स कवर करते हैं, तो उन पैरामीटर्स को कवर करते करते हम क्रेडिट अप्रेजल यानी सीख जाते हैं। मतलब कि किसको पैसा देना है और किसको पैसा नहीं देना है, राइट। तो इन्हीं में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। जब आप डिसाइड करते हो कि किसी को पैसा देना है या नहीं देना है, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक तो आती है कि क्या उनकी एबिलिटी टू पे है, मतलब क्या जिस बरोबर को आप लेंड करना चाहते हो पैसा, क्या उनकी एबिलिटी है। तो वो तो सब हम फाइनेंशियल और फाइनेंशियल एनालिसिस करके और बाकी सब चीजें हम करके जो है जान लेते हैं कि कैश फ्लो एनालिसिस कर लिया, टर्नओवर में क्या ट्रेंड है, वहां से हम देखते हैं कि एबिलिटी टू पे। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रेडिट अप्रेजल में या कोई भी आप पैसा देने जा रहे हो, कि क्या उनकी इंटेंशन है, वेदर इंटेंशन टू पे इज देयर। अब इंटेंशन टू पे कैसे डिसाइड करेंगे, कि ये बहुत सब्जेक्टिव होता है। एबिलिटी टू पे तो आप बहुत ही ऑब्जेक्टिव है कि आपने फाइनेंशियल्स देखे, आईटीआर देखे और उसके हिसाब से देख लिया कि जो भी उनकी लोन की ईएमआई बनेगी वो पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। बट इंटेंशन टू पे किसी की निकालना इट्स वेरी सब्जेक्टिव और बहुत ही थोड़ा सा रिलेटिवली टफ भी होता है। तो बट इसके लिए जो पैरामीटर हमें बताए जाते हैं एज अ क्रेडिट मैनेजर, जैसे मैं भी जब क्रेडिट मैनेजर था, तो मेरे को जो पैरामीटर बताए गए थे कि भाई ये पैरामीटर पे आप किसी भी बरोबर को आप चेक करिए, और जो अगर वहां पे हमें चीजें पॉजिटिव दिखती हैं तो मतलब कि उसका इंटेंशन टू पे है, राइट। अब इंटेंशन टू पे है में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इंटेंशन टू पे है या नहीं है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि उनका सिविल में जो लोन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनका ट्रैक कैसा है। क्या जो सिविल में लोन्स रिपोर्टेड हैं वो सब बराबर टाइम से पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई डिलेज तो नहीं है, ठीक है, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है। तो एक तो सिविल से हम निकाल सकते हैं कि अगर पास्ट में किसी का जो अगर पेमेंट रिपेमेंट जो है वो बराबर रहा है, तो आगे भी बराबर रहेगा। ये एक सेफ एजम्पशन है यहाँ पे। अब बात आती है कि सिविल में हम सिविल कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने एक लॉगिन चेकलिस्ट वाले जब सेशन किया था, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे हमने कस्टमर के डॉक्यूमेंट लिए थे। और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, जो अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना जाके। मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि हर एक डॉक्यूमेंट का आपको एक यूज करना रहेगा कहीं ना कहीं पे क्रेडिट अप्रेजल में। जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए थे तो हमने एक फाइनेंशियल एनालिसिस किया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट लिए तो बैंकिंग एनालिसिस किया। जीएसटी रिटर्न्स लिए तो हमने उसका सेल्स का एनालिसिस किया। ऐसे ही जो हमने उसकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पैन हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, वो जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो उन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम उनका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और फोन नंबर ये सब पंच करके हम उनका सिबिल जनरेट करेंगे, राइट। और सिबिल जनरेट करने के बाद में हम उसमें ट्रैक देखेंगे। तो आज का जो सेशन हमारा है वो यही है कि जो कि कैम का ही एक पार्ट है, अगेन पार्ट 6 है। और उसमें बेसिकली यही है कि सिबिल जो है और डिड्यूब चेक जो बैंक करता है वो कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेसिकली हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो आरएम सीएम लर्निंग सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्रेडिट अप्रूवल मेमो में आ गए हैं। और क्रेडिट अप्रूवल मेमो अभी हम आज जो करने वाले हैं वो बेसिकली सिबिल और डिड्यूब चेक्स बेसिकली करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सिबिल एंड डिड्यूब चेक्स में कौन कौन से जो है हमारे चेक्स करने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिबिल से। सिविल, जहां तक आप सबको आइडिया थोड़ा सा होगा सिविल का, कि सिविल जो है एक एजेंसी है जो हर बैंक से जो है डेटा लेती है लोन्स का, और उसको फिर कंसोलिडेट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के बाकी सब बैंक्स को जो है वो देती है, राइट। सिविल का फुल फॉर्म आपको सबको पता होना चाहिए। एज अ क्रेडिट मैनेजर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, एज अ इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट, राइट, आप सबको सिविल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सिविल जो है वो बेसिकली एक रिपोर्ट होती है, और वो जो है बैंक्स को सबमिट करी जाती है। और बैंक्स में एज अ क्रेडिट मैनेजर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आपको देखना रहता है कि उसमें ट्रैक्स कैसे चल रहा है। तो सिबिल जो है आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो हमारा होता है कंज्यूमर सिबिल, कंज्यूमर सिबिल, या इसको हम बोल सकते हैं
इंडिविजुअल सिविल, राइट, कंज्यूमर सिविल या इंडिविजुअल सिविल। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फर्म के पार्टनर्स हैं, जो हमारे फर्म के डायरेक्टर्स हैं, फर्म के प्रोपराइटर हैं, या और भी कोई गारंटर है, प्रॉपर्टी ओनर है, जिसको भी आप स्ट्रक्चर पे ले रहे हो, राइट, तो उसको हमने उसका सिविल करना होता है। तो यहाँ पे हमने कंज्यूमर सिविल उसका निकालते हैं। कंज्यूमर सिविल स्कोर में क्या होता है, तो एक स्कोर होता है, स्कोर जो है वो उसके स्कोर की रेंज जो होती है वो 300 टू 900 होती है। मतलब 300 जो है वो वर्स्ट स्कोर बोला जाएगा और 900 जो है वो बेस्ट स्कोर बोला जाएगा। ठीक है, अब ये रेंज जो है वो डिपेंड करती है कि भाई आपने या जो भी बोरोवर है उन्होंने जो लोन लिया है उसका किस तरीके से उसको जो है रिपेमेंट किया है। जैसे कार लोन लिया आपने, क्या ईएमआई आपने टाइम पे भरी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड है तो उनका जो रिपेमेंट रहता है, जो भी टाइमलाइंस रहती हैं उनके अकॉर्डिंग पे किया है कि नहीं पे किया है, और उन्हीं सब ट्रैक्स के हिसाब से वो स्कोर बना देता है सिविल। ठीक है, तो 300 इज द वर्स्ट स्कोर, 900 इज द वर्स्ट गुड स्कोर, बेस्ट स्कोर। और जो रेंज होती है, जो अगर मैं रेंज बताऊं मोटा मोटा कौन सी जो है डुएबल रेंज होती है, तो 300 टू 650 यूजली कोई भी बैंक इन यहाँ पे फंडिंग नहीं कर पाते हैं, राइट। 650 टू 750 तक जो है यूजली बैंक्स करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका ये रहता है कि भाई ठीक है यहाँ पे स्कोर में प्रॉब्लम है, बाकी केस में और क्या फैक्ट्स है, तो यहाँ पे यूजली डेविएशंस वगैरह ट्रिगर रहते हैं। 750 प्लस का स्कोर जो है वो एक अच्छा स्कोर माना जाता है, यहाँ पे फंडिंग की कोई भी जो है सच कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। 750 प्लस स्कोर तभी आता है यूजली जब सब लोन जो है सही चल रहे होते हैं, राइट। तो ये कंज्यूमर सिविल स्कोर हो गया। ये आपको जितने भी आपने एज अ क्रेडिट मैनेजर, एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, जितने भी उनके पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, या प्रॉपर्टी ऑनर हैं, या किसी भी तरीके से गारंटर है, प्रोपरेटर हैं, तो उन सबका हमको ये स्कोर करना है, ठीक है, सिविल करना है। नंबर 2 आता है हमारा बेसिकली कॉमर्शियल सिविल। कॉमर्शियल सिविल जैसे ये इंडिविजुअल्स का होता है, वैसे ही कॉमर्शियल सिविल हमारा जो है वो फर्म्स का होता है। फर्म्स मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल ले रखा है ऑलरेडी, आपने मेरे पुराने लेक्चर्स में देखा होगा मनोज ट्रेडर्स का। तो मनोज ट्रेडर्स है फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी जो पार्टनर हैं, तो मिस्टर ए मिस्टर बी का तो हमने कंज्यूमर सिविल कर लिया, और जो फर्म है मनोज ट्रेडर पार्टनरशिप फर्म है, वो हमने उनका कॉमर्शियल सिविल किया। ठीक है, कॉमर्शियल सिविल किया मतलब कि हमने कॉमर्शियल सिविल के सॉफ्टवेयर पे गए, वहां पे हमने फर्म का पैन नंबर डाला, फर्म का एड्रेस डाला, फर्म का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाला, और फिर एक वो रिपोर्ट आ जाती है। तो फर्म के नाम से जो भी लोन चल रहे हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेरी आती है कई बारी कि प्रोपराइटरशिप फर्म में क्या कॉमर्शियल सिविल रिपोर्ट कंज्यूमर सिविल रिपोर्ट से अलग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो अगर प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम पे कुछ लोन लिए गए हैं तो वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कुछ लोन हो सकता है जो कंज्यूमर सिविल में प्रोपराइटर के ना आए, राइट, ऐसा हो सकता है। तो आपको दोनों रिपोर्ट निकालनी है प्रोपराइटरशिप के फर्म के केस में। कंज्यूमर सिविल प्रोपराइटर का करना है, और जो प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम से हमको कमर्शियल सिविल करना है। कमर्शियल सिविल में जो एक रैंक जनरेट होती है एमएसएमईज की, दैट इज सीएमआर। सीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? सिविल एमएसएमई रैंक। ध्यान रखना, सिविल एमएसएमई रैंक। ये क्वेश्चन काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बताइए कमर्शियल सिविल के में सीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, या सीएमआर क्या होता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे स्कोर होता है, यही एबी की स्कोर ही होता है बेसिकली, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, स्कोर ही होता है ये, ठीक है, स्कोर होता है। तो स्कोर सीएमआर जनरेट होता है। सीएमआर बेसिकली जैसे इसमें 300 टू 900 है, वैसे यहाँ पे सीएमआर 1 टू सीएमआर 10, मतलब सीएमआर 1 जो है वो बेस्ट है और सीएमआर 10 जो है वो वर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है सीएमआर 1 क्लाइंट है, मतलब कि उसने सारे लोन्स का बराबर टाइम से पेमेंट किया होगा तभी सीएमआर 1 आया, और सीएमआर 10 है तो वो बिल्कुल वर्स्ट होता है। यूजुअली बैंक जो है सीएमआर 1 टू 7, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक रेंज बताई थी, 1 टू 7 तक यूजुअली फंडिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो सीएमआर 8 टू 10 होता है, या तो कुछ बैंक फंडिंग करते ही नहीं यहाँ पे, और कुछ बैंक फंडिंग करते भी हैं तो फिर उसमें डेविएशन आते हैं, फिर डेविएशन रेज हो जाता है कि भाई सीएमआर 8 है तो 4 लेवल ऊपर वाला बंदा अप्रूव करेगा केस को, ठीक है। सीएमआर 9 है या सीएमआर 10 है, कुछ बैंक तो करते ही नहीं, सीएमआर 8 टू 10 है तो केस होता ही नहीं है, फिर वहां पे फंडिंग होती ही नहीं है, ठीक है। अगेन ये स्कोर भी वही होते हैं कि भाई जैसे जो भी कॉमर्शियल सिविल में लोन्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उन लोन्स में आखिर किस तरह का रिपेमेंट बिहेवियर है, उसके हिसाब से यह चीजें आगे बढ़ती हैं। तो कंज्यूमर सिविल हमने कर लिया, कॉमर्शियल सिविल कर लिया। नंबर 3 सिविल से रिलेटेड है एक सूट फाइल चेक।
सूट फाइल चेक, ये भी सिविल की वेबसाइट पे ही होता है। सूट फाइल चेक मतलब कि देखिए जो ये चेक्स है ना, ये पर्पस यही है कि किसी भी ऐसे बोरोवर को बैंक फंड ना करे जो डिफॉल्टर टाइप की प्रकृति का है, मतलब वो डिफॉल्ट ज्यादा करता है, ठीक है। क्योंकि बैंक का बिजनेस ऐसे ही होता है कि हम 100 रुपए जो है लेंड करते हैं, तो 100 रुपए पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं। जो अगर बैंक वापस पैसा नहीं आया तो पूरे के पूरे डूब जाएंगे, ठीक है। कमाने को तो एक लिमिटेड इंटरेस्ट और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वही कमाते हैं, लेकिन खोने को बहुत कुछ होता है। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे बहुत सतर्क रहना चाहिए एज अ क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। जो सारे चेक्स हैं ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करने चाहिए। तो वैसे ही बैंकों में यूजुअली बैंकों में सूट फाइल चेक किया जाता है। सूट फाइल चेक क्या है, सिविल की वेबसाइट पे ही आप जाएंगे तो सूट फाइल चेक आप डालोगे, गूगल में डालोगे सूट फाइल चेक ऑन सिविल वेबसाइट, तो वहां पे आपको सूट फाइल चेक मिल जाएगा। और उसमें क्या है कि कस्टमर का हम डिटेल डालेंगे। इसमें दो तरीके से होता है, कस्टमर का डिटेल डाल के भी हो सकता है, या फिर हम लिस्ट भी ओपन कर सकते हैं, बैंक वाइज लिस्ट, स्टेट वाइज लिस्ट ओपन करके उसमें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक क्या करेंगे कि उस कस्टमर के अगेंस्ट में किसी और बैंक ने कोई सूट फाइल तो नहीं कर रखा है, कोई लोन रिकवरी के लिए इस तरह से, तो वो यहाँ से चेक हो जाता है सूट फाइल चेक, ठीक है। तो सूट फाइल चेक हो गया। नंबर 4 आता है एसएमए, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, या CRILC, क्रिलिक। तो ये बेसिकली अभी कुछ मेरे ख्याल से 8 to 10 इयर्स बैक स्पेशल मेंशन अकाउंट और क्लिक चेक की जो है आरबीआई ने वो स्टार्ट किया। यूजली क्या है कि 90 दिन के बाद में एनपीए हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन 90 दिन के पहले किसी के अकाउंट में जो कुछ डिले होता है, तो उसको इस तरीके से क्लासिफाई करने का एक नया जो है रूल आरबीआई ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट और क्लिक अकाउंट, ये क्लिक का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये मतलब जो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज भी जो अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर या क्रेडिट मैनेजर के काम कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सेंट्रल रिपोजिटरी रिपोजिटरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, सेंट्रल रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज क्रेडिट, मतलब लार्ज क्रेडिट का मतलब यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वो 5 CR प्लस, कि जो अगर 5 करोड़ से ऊपर के लोन चल रहे हैं तो सारे बैंक्स आरबीआई को एक डेटा भेजते हैं कि उनके वो 5 करोड़ से ऊपर के लोन का ट्रैक कैसा चल रहा है, राइट। पहले शायद लिमिट 3 करोड़ थी, अभी 5 करोड़ हो गई है। तो 5 करोड़ से ऊपर के जो भी अकाउंट चल रहे हैं, तो उसमें सारे बैंक्स आरबीआई को एक डेटा सबमिट करते हैं कि 5 करोड़ से ऊपर वाले अकाउंट्स में ये सेटिस्फैक्टरी चल रहा है, यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल रिपोजिटरी आरबीआई के पास रहता है, आरबीआई की वेबसाइट पे हर क्रेडिट मेजर को जाके, या जैसा भी हर बैंक का सिस्टम होता है, कहीं पे क्रेडिट मेजर होता है, कहीं पे उनके ऑफर स्टाफ चेक करते हैं, कहीं पे सेंट्रल टीम चेक करती है, ठीक है। सबका अलग अलग, हर बैंक का अलग अलग रूल रहता है, लेकिन बैंक चेक करेगा ये क्रेडिट डेटा। 5 करोड़ से ऊपर के जो भी बोरोवर्स हैं उनके सबके लिए क्रेडिट चेक कंपलसरी है। तो उसमें देख लेते हैं कि उसका, उस लिमिट का, उस लोन का बिहेवियर कैसा रहा है, ठीक है। तो एक क्रेडिट चेक हो गया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कर लिए, कंज्यूमर सिविल, कॉमर्शियल सिविल, सूट फाइल चेक, एसएमए चेक। इसमें एक चीज बता दूं कि जैसे ये जो सिविल है ना, एक ब्यूरो है। तो ऐसे ब्यूरो और भी हैं, जैसे एक इक्विफैक्स है, एक एक्सपीरियन है, ठीक है, एक सीआरआईएफ करके है। तो ये सिविल सबसे पुराना सिविल है, और आज की डेट में इसका मार्केट शेयर काफी ज्यादा है। मतलब ज्यादातर बैंक जो है सिविल यूज करते हैं, लेकिन कुछ बैंक एक्सपीरियन भी यूज करते हैं, कुछ बैंक इक्विफैक्स यूज करते हैं, कुछ सीआरएफ यूज करते हैं। बट यूजुअली ब्यूरो का काम वही होता है कि हर बैंक से इन्फॉर्मेशन लेना, उसको कोलेक्ट करना, कंसोलिडेट करना, एक रिपोर्ट बनाना, और फिर अपने मेंबर बैंक्स को, मेंबर एफआईस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को वो इन्फॉर्मेशन वापस एक रिपोर्ट फॉर्मेट में दे देना। तो ब्यूरो का काम वैसे ही होता है। तो ये हमने सिविल करा है यहाँ पे, बाकी और भी जो है चीजें होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। फिफ्थ जो पोर्शन होता है वो एक होता है विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट। विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट, बेसिकली हर बैंक अपना एक डेटाबेस मेंटेन करता है विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट के नाम से, कि जो भी एग्जिस्टिंग जो उसके डिफॉल्टर्स हैं उसमें कौन विलफुल डिफॉल्टर है, जिन्होंने जानबूझ के कहीं ना कहीं पैसा नहीं दिया। मतलब एक तो होता है कि उनकी इंटेंशन ही खराब हो गई, बाद में वो दे सकते थे किसी तरीके से बट उन्होंने नहीं दिया। तो विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट एक अलग से तैयार की जाती है बैंक वाइज, ठीक है। और तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा बोरोवर का नाम उसमें तो नहीं आ रहा है। नंबर 6, वॉच आउट इन्वेस्टर चेक। वॉच आउट इन्वेस्टर चेक, ये चेक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। कि ऐसे इंटरेस्टिंग है कि जब भी स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि स्टॉक मार्केट में जो अगर कोई कंपनी
कोई बेनामी ट्रांजेक्शन करती है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करती है जो जो सेबी के रूल्स है उसके अगेंस्ट में है, राइट। कुछ मैनिपुलेट करने के, स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ काम करती है, या इवन अब तो इस वॉच आउट इन्वेस्टर्स का जो स्कोप है और बढ़ा लिया है, ठीक है। इस चेक और इसको बढ़ गया है, तो इसमें और भी तरीके के डिफॉल्टर्स इसमें कई बार हमें दिख जाते हैं किसी पे। इवन सूट ऐसा भी हो सकता है कि जो सूट फाइल में आ रहा हो वो भी यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। किसी ने कोई डिफॉल्ट किया, उसका पेपर में नाम छप गया हो कि इसकी प्रॉपर्टी उड़ की करनी है, ऑक्शन करनी है, हो सकता है वो पेपर की वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिल जाए। तो वॉच आउट इन्वेस्टर चेक हमको करना चाहिए, उसमें भी अगेन वही कस्टमर का नाम और पैन नंबर डालेंगे। वॉच आउट इन्वेस्टर चेक एक वेबसाइट है, आप गूगल पे डालोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें डेटा चेक, कई सारे बैंक जो है वॉच आउट इन्वेस्टर चेक में उसमें कस्टमर का नाम पैन नंबर डाल के सर्च करते हैं कि इनके अगेंस्ट में कोई, कई बार पेपर में कोई पब्लिकेशन नेगेटिव न्यूज होती है तो वो भी वहां पे आ जाती है। बेसिकली ये चेक इसलिए बनाया गया था कि जो भी लोग जो सेबी में रजिस्टर्ड हैं कंपनीज, या अब तो खैर इसको बढ़ गया है तो बाकी और भी कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, कि उनका जो अगर उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है, बैंक्स भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी को लोन दे रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट ही है बैंक का, आप देखोगे। तो अगर बैंक इन्वेस्ट करना चाह रहा है थ्रू लोन या और कोई पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ बैंक्स वॉच आउट इन्वेस्टर चेक करते हैं। इसमें एक और चीज बता दूं कि अभी क्या है कि बिकॉज ये वैसे तो अलग अलग सब जो है सीटें हैं, अलग अलग एक्सेल सीट्स होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही अपग्रेडेड जिन कर लिया जिन बैंक्स ने अपने आप को, तो उन बैंक्स ने क्या किया है कि एक पर्टिकुलर अपना कोई प्लेटफॉर्म बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया और उस सॉफ्टवेयर के पीछे सारी लिस्ट को क्लब कर दिया है। तो जो अगर अपने वो सॉफ्टवेयर में कस्टमर का नाम पता डालेंगे ना, तो ये वॉच आउट इन्वेस्टर में होगा तो वहां से पकड़ में आ जाएगा, वुलफिल डिफॉल्टर होगा तो वहां पे आ जाएगा, वो आउटपुट में दे देगा, ठीक है, सूट फाइल होगा तो वहां पे आ जाएगा। तो आजकल आज की डेट में बहुत सारे जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने अपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया है, उस सॉफ्टवेयर के पीछे सारी लिस्ट को, सारी एक्सेल्स को उस सॉफ्टवेयर में ही अपलोड कर दिया है। उस सॉफ्टवेयर में आप कस्टमर का नाम पता डालिए, वो ऑटोमेटिक जो है, क्योंकि और भी लिस्ट होती है, निगेटिव लिस्ट होती है, टेररिस्ट लिस्ट होती है, इस तरह से बहुत सारी जो है फ्रॉड जो बंदे करते हैं उनकी लिस्ट एक अलग होती है। जो जितना भी डेटा आरबीआई को जो है बैंक रिटर्न में सबमिट करते हैं उनकी सबकी एक लिस्ट बन जाती है। और वो लिस्ट आज की डेट में बैंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो जैसे मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं अपना इंटरनल, और उसकी बैकएंड में वो सारी लिस्ट को पंच कर देते हैं, जिससे कि अलग अलग लिस्ट में क्रेडिट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर को ना जाना पड़े और उससे छूटने भी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो कोई चेक छूट ना जाए। तो इस सॉफ्टवेयर एक ही पर्टिकुलर उनको एक ही जगह चेक करना है, वो सॉफ्टवेयर फिर 5-6 जगह जो भी 8-10 चेक लिस्ट है या जो भी निगेटिव लिस्ट है उनमें सब में वो सर्च कर लेगा डेटा, राइट। तो विलफुल डिफॉल्टर हो गया, देन वॉच आउट इन्वेस्टर चेक हो गया, और उसके बाद में एक चेक आता है इंटरनल डेटा बेस चेक, या इसको कई लोग इंटरनल रिजेक्शन लिस्ट भी बोलते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि ये बैंक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एबीसी बैंक, किसी बैंक का नाम नहीं लेते हैं यहाँ पे, एबीसी बैंक है, और एबीसी बैंक में एक जो है फॉर एग्जांपल कार लोन, अब कार लोन में एक जो है क्लाइंट ने अप्लाई किया, ठीक है, अब इनका कार लोन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, इनको कार लोन नहीं हुआ। अब वही बंदा उसी की फर्म जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे जो है एमएसएमई लोन के लिए आ गई उसी बैंक में, सेम बैंक में। तो इंटरनल रिजेक्शन लिस्ट ये अगेन पहले एक्सेल में हुआ करती थी हर बैंक में लगभग, अब हर बैंक में ये भी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो गई है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर में हर बैंक का अलग अलग नाम लिया जाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरह से कि आपके बैंक में इंटरनल रिजेक्शन लिस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई लोन में बंदा आ गया, तो एमएसएमई लोन में जब बंदा आया तो क्रेडिट मैनेजर ने जैसे ही उसका इंटरनल रिजेक्शन चेकलिस्ट में वो कस्टमर का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वो दिखा देगा कि हाँ भाई इन्होंने कार लोन के लिए इस डेट को अप्लाई किया था और इस वजह से इनका केस रिजेक्ट हो गया था। जिससे कि ये जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले पाए कि भाई इनका कार लोन जो है रिजेक्ट हो चुका है। जो अगर वो ऐसी वजह है कि एमएसएमई लोन को सैंक्शन करने में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा तो कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अगर कोई कार लोन इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इन्होंने कोई फ्रॉड किया था इस पर्टिकुलर बंदे ने, ठीक है, और वही बंदा अब आ गया है एमएसएमई लोन लेने के लिए, तो इस पॉइंट को जो है क्रेडिट मेजर को क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए कि क्या कहानी हुई थी जिसकी वजह से कार लोन रिजेक्ट हुआ था। तो ये बेसिकली यूजली ये 7 चेक 8 चेक और भी बैंक वाइज एक आध चेक और भी हो सकते हैं, मोटा मोटा जो अगर मतलब 90% मैंने कवर कर लिया है सारे बैंक्स में यही चेक्स होते हैं यूजली। सिविल, सिविल में कंज्यूमर सिविल, कॉमर्शियल सिविल, सूट फाइल, एसएमए, क्रेडिट चेक। क्रेडिट चेक बहुत ध्यान से रखना है ना, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखना आप, है ना, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स। और विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट, वॉच आउट इन्वेस्टर चेक, इंटरनल रिजेक्शन डेटाबेस। कुछ हो सकता है क्रेडिट मेजर देख रहे हो तो बोल रहे हो कि अरे सर हमारे यहाँ वॉच आउट इन्वेस्टर नहीं होता, विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता, तो होता सब है। हो सकता है कि आपको ये वाली इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर आपके इंटरनल बैंक के सॉफ्टवेयर में जो है वो कुछ बना के आपको उस तरह से आपको प्रेजेंट किया गया हो, तो आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो गूगल चेक भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक और चेक है गूगल चेक। गूगल चेक मतलब किसी भी कस्टमर का नाम आप उसको गूगल चेक पे आप डाल के देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एबीसी ट्रेडर्स को फंडिंग करें तो एबीसी ट्रेडर्स प्लस डेली प्लस डिफॉल्टर। तो अगर एबीसी जो है वो कहीं पे डिफॉल्ट किया होगा तो उसका उसके बारे में न्यूज आइटम्स वहां पे आ जाएंगे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी कुछ यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। और इसके साथ हमारा जो है ये सिविल डिड्यूस चेक से रिलेटेड जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि अभी हमारा जो है क्रेडिट अप्रूवल मेमो का पार्ट कंप्लीट होना है, उसके बाद बहुत सारी एक्सपर्ट वीडियोस भी आने वाले हैं इसमें, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो फाइनेंशियल एनालिसिस हो, राइट, चाहे वो इंडस्ट्री एनालिसिस हो। बहुत सारे एक्सपर्ट जो मेरा एक्चुअली 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, उसी का जो क्रक्स है वो मैं वीडियोस के फॉर्म में बना बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता रहेगा कि ये वीडियो अपलोड हुआ है। आप लोग उसको देख करके अपनी नॉलेज इनहांस कर सकते हो, राइट, जिससे कि आपको अपने काम करने में थोड़ी और आसानी हो जाए। ठीक है जी। और जो लोग बैंक इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अमृत है ही, कि जो बंदा 17-18 साल से काम कर रहा है उसने अपना एक्सपीरियंस दिया है, तो जो इंटरव्यूज की जो ऑब्वियसली तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलो जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।